guys, welcome back to my YouTube channel after so long. This is Ajal, and with this video I'll be starting a series where I'll be taking up a few topics every month, and I'll try to explain those topics in my own language and in my own style. So let's start with our first topic, that is bronchial asthma. तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद ब्रोंकियल अस्थमा। तो बेसिक चीज़ होती है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा, होता क्या है ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा कुछ नहीं बट इट इज़ अ डिसीज ऑफ एयरवेज। जो हमारी एयरवेज होती है उसका डिसीज होता है, जो कि किसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स की वजह से देखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कॉज करता है, ये रिवर्सिबली हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ये हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। ओके, अब इसमें जनरल फीचर्स क्या क्या देखे जाते हैं। सबसे पहले तो है वीजिंग। ओके, वीजिंग मतलब एक सीटी जैसी आवाज़ आती है जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो एक सीटी जैसी आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है। डिस्निया यानी हम जब लेट रहे हैं या जब हम सो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है ये करने में। उसके अलावा वी कैन सी चेस्ट टाइटनेस एंड कफ। ठीक है, तो ये जनरल फीचर्स हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में देखे जा सकते हैं। अब जो अटैक्स होते हैं इसके, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड यानी कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, और उन अटैक्स के बीच में जो पर्सन रहता है वो सिम्टम फ्री रहता है। जनरली जो एक्यूट अस्थमा रहता है उन केसेस में ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि अटैक्स होते हैं, कुछ मिनट्स लास्ट करते हैं, और उन अटैक्स के बीच में जो पर्सन होता है वो जनरली सिम्टम फ्री रहता है, यानी नॉर्मल रहता है वो पर्सन। अब इसका प्रेवलेंस क्या है। सबसे पहले प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है। प्रेवलेंस यानी वो एक पॉपुलेशन में कितना देखा जा रहा है। तो जनरली इसका प्रेवलेंस 10 to 20% होता है किसी पॉपुलेशन में, और ये प्रेवलेंस डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या, व्हाट डज इटियोलॉजी मीन्स। ठीक है, इटियोलॉजी मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है या जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो सकता है, किन बेसिस पे डिपेंड करता है, और इसके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप हैं, एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक। एटॉपिक एक्सट्रिंसिक होता है, नॉन एटॉपिक इंट्रिंसिक होता है। अब ये वर्ड हमें याद रखना है और इसी वर्ड से इसके फैक्टर्स भी डिसाइड होंगे। ठीक है, अब एटॉपिक मतलब इनका होता है ऑनसेट अर्ली, यानी चाइल्डहुड में जनरली देखा जाता है, और नॉन एटॉपिक मतलब लेट ऑनसेट वाला अस्थमा। अब एटॉपिक एक्सट्रिंसिक है तो किसी बाहर के एलर्जन की वजह से हो सकता है, और इसमें कोई ऑब्वियस एलर्जन नहीं है, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, उस वजह से देखा जा सकता है। अब एटॉपिक क्योंकि बचपन से हो रहा है तो उसमें फैमिली हिस्ट्री होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें कोई ऐसा फैमिली हिस्ट्री नहीं देखी जाती है। अब बिकॉज इट इज़ ड्यू टू सर्टेन एलर्जेंस, इसमें IgE एंटीबॉडी का जो टाइटर होता है वो रेज्ड मिलता है, और स्किन रिएक्शंस भी इसके अंदर पॉजिटिव होती है। वहीं स्किन रिएक्शंस इसके अंदर बिल्कुल ही नेगेटिव देखी जाती है। अब कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने अभी ही पढ़ा कि एक्सट्रिंसिक है ये और ये है इंट्रिंसिक, दिस इज एक्सट्रिंसिक एंड दिस इज इंट्रिंसिक। तो कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक के कॉमन एलर्जेंस हो सकते हैं पोलन, पोलन की स्मेल की वजह से किसी को एकदम से अस्थमैटिक अटैक आ सकता है। हाउस डस्ट की वजह से हो सकता है, या जो हमारे घर में कारपेट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। एनिमल डैडर है, फेदर की फेदर सम किसी किसी को इंसेक्ट्स की स्मेल से भी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर हम देखें अगर नॉन एटॉपिक में, तो ये कोल्ड एयर की वजह से हो सकता है, टबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, टबैको की स्मोक की वजह से भी हो सकता है, और टबैको स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। देन कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट्स जैसे सिलिका डस्ट हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, इस वजह से भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स एंड एक्सरसाइजेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो एटॉपिक किन वजह से हो सकता है, पोलन डस्ट, हाउस डस्ट, एनिमल डाइडर, फेदर्स, इंसेक्ट्स एंड फूड्स। और वहीं जो नॉन एटॉपिक है वो कोल्ड एयर की वजह से हो सकता है, टबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट्स, ड्रग्स और एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, जिससे आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रिगरिंग फैक्टर्स, यानी किस वजह से ये बढ़ सकता है, एग्जैजरेट किस वजह से हो सकता है। तो पहला है एलर्जन, किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आके एकदम से अस्थमैटिक अटैक स्टार्ट हो सकता है। फिर कोल्ड एयर हो गया, टबैको स्मोकिंग हो गया, बेसिकली वही जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े उन वजह से ये उनके कांटेक्ट में आके कोई भी इंसान को ये स्टार्ट हो सकता है, कोई भी पेशेंट को ये स्टार्ट हो सकता है। ड्रग्स हो गए,
या फिर स्ट्रेनस एक्सरसाइज यानी हेवी एक्सरसाइज कर ली हमने, बिना रोके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर ली, हाफने लग गए, उस वजह से भी हमारा अस्थमैटिक अटैक जो था वो वापस से ट्रिगर हो सकता है। ये उन लोगों को जो ऑलरेडी आ रहे हैं वो इन चीज़ों के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उनका अस्थमैटिक अटैक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब हमारे पास पहले तो अलग अलग टाइप के अस्थमा है और उनके अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। जैसे एपिसोडिक अस्थमा है, सीवियर एक्यूट अस्थमा, इसको हम स्टेटस अस्थमैटिकस भी बोलते हैं। फिर उसके अलावा वी हैव क्रॉनिक अस्थमा एंड एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, और जनरल साइंस भी दिए हुए हैं जिनकी वजह से ये अस्थमैटिक अटैक हो सकता है। अब एपिसोडिक अस्थमा में होता है वीजिंग, डिस्निया, ठीक है, और पेशेंट अपेरेंटली सिम्टम फ्री रहेगा, बीच में एकदम से होगा। ट्रिगरिंग फैक्टर इसके एक्सरसाइजेस, एलर्जन या वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी सीवियरिटी वेरी करती है। अब एटोपिक अस्थमा में फैमिली हिस्ट्री होती है और स्किन टेस्ट पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो एपिसोडिक या एटोपिक्स हम सेम लेके चल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सीवियर एक्यूट अस्थमा। अब ये होती है कॉन्टिन्यूस स्टेज जिसमें पेशेंट सिम्टम फ्री नहीं हो पाता अटैक्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेशेंट डज नॉट बिकम सिम्टम फ्री बिटवीन द अटैक, यानी ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा। प्रोलॉन्ग ब्रेथलेसनेस, अब आप कंटिन्यूसली अगर खांसी कर रहे हैं तो उसके बीच में ऑब्वियस सी बात है हमें ब्रेथलेसनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये वही चीज़ है। देन में परसिस्ट थ्रू आउट द डे एंड नाइट, यानी ये किसी भी टाइम हो सकता है और ये है एक इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू ही चलती रहेगी, एक पेशेंट ब्रेथलेस रहेगा इसके अंदर। देन आता है क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा में चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी, वीजिंग देखने को मिलेगी और कफ देखने को मिलेगा। ओके, फिर आता है एक्सरसाइज इंड्यूस। ने एज द नेम सजेस्ट एक्सरसाइज इंड्यूस यानी एक्सरसाइज की वजह से होना। स्ट्रेनस एक्सरसाइज अगर हमने परफॉर्म कर ली उस वजह से हो सकता है। एक्सरसाइज के टाइम या 3 मिनट्स आफ्टर द एक्सरसाइज के बीच में ही स्टार्ट हो सकता है ये, कि 1 घंटे के बीच में रिजॉल्व हो जाता है। एंड इसमें क्या होता है इंक्रीज्ड एयरवे रिस्पॉन्स देखा जाता है एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है। अब सर्टन साइंस जो हमें देखने को मिलती है अस्थमैटिक पेशेंट्स के अंदर, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया, साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा चेस्ट इज हेल्ड इन फुल इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद पेशेंट इज़ अनेबल टू स्पीक फुल सेंटेंसेस। पेशेंट इतना ज़्यादा हाफने लग जाते हैं उस टाइम में कि वो प्रॉपरली सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको बता भी नहीं पाएंगे, वो इतना हाफेंगे उस टाइम पे। वीजिंग यानी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के टाइम एक सीटी जैसी आवाज़ जब आती है उसे वीजिंग बोलते हैं, ठीक है। सीवियर केसेस में ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी देखी जा सकती है, यानी पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, जब हम स्पूटम या ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें इओसिनोफिलिया हमें मिलेगा। फिर जब आईजीई सीरम आईजीई देखेंगे तो वो रेज्ड मिलेगा, क्योंकि एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियस सी बात है आईजीई तो बढ़ा हुआ मिलना ही है। फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन या इंक्रीज ट्रांसल्यूसेंसी, ये अगर आप इसका एक्सरे देखने जाएंगे तो ट्रांसल्यूसेंट एरिया आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, यानी जो भी एरिया है वो ट्रांसलूसेंट दिखेगा। फिर इस अटैक के बीच में नॉर्मल होगा मेशो सेगमेंटल कोलैप्स और रेयरली न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। ये अटैक्स के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल देखने को मिलेगा, पर अटैक के दौरान अगर एक्सरे होगा तो हाइपर इन्फ्लेशन या ट्रांसल्यूसेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अस्थमा है। आगे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, FEV1, FVC या PEF, ठीक है। अब अस्थमा के टाइम रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो FEV1/FVC का रेशियो तो रिड्यूस्ड मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो PEF होता है हमारा वो लेस देन 2 लीटर पर मिनट देखने को मिलेगा इसके अंदर। ये थोड़ा मेमोराइज करने वाला डेटा है, इट इज़ अ बिट बोरिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, बट मेमोराइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो FEV1/FVC का रेशियो रिड्यूस्ड मिलेगा और PEF जो है वो लेस देन 2 लीटर पर मिनट मिलेगा, हमें बस इसे मेमोराइज करना है, ओके। नेक्स्ट होती है एक्सरसाइज टेस्ट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ट्रेडमिल पे फॉर ऑलमोस्ट 6 मिनट्स तो वीजिंग देखने को मिलती है एक्सरसाइज के बाद, हेंस पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। देन हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं, स्किन रिएक्टिविटी टेस्ट, स्किन पे रिएक्शन शो करेगा। एटोपिक अस्थमा के केसेस में हमने देखा था ऊपर स्टार्टिंग में कि एटोपिक अस्थमा विल शो पॉजिटिव स्किन रिएक्टिविटी टेस्ट, तो वही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अब मैनेजमेंट हम करेंगे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के साथ या इन्हेलेशनल रूट हम यूज़ करेंगे।
पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एटोपिक एंड नॉन एटोपिक अस्थमा। वैक्सीनेशन करेंगे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है, तो जैसे इन्फ्लुएंजा से है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकाई से है तो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन हम करेंगे। एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आती है, वो भी हम दे सकते हैं। और स्टेप वाइज अगर ड्रग ट्रीटमेंट देखें तो अगर ओकेजनल हो रहा है, यानी रोज़ नहीं हो रहा है, ओकेजनल हो रहा है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो हम इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं। अगर डेली सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विथ सोडियम ग्लाइकेट, क्रोमोग्लाइकेट एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो अगर डेली सिम्टम्स है तो हम क्या देंगे? अगर डेली सिम्टम्स है तो हम देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विथ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर हमें देना पड़ेगा हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर सीवियर है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देना पड़ेगा, जैसे सेलमेट्रोल। अगर बहुत सीवियर है और पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट होती जा रही है तो हम देंगे प्रेडनिसोलोन। और अगर ये डिटीरियोरेट हो रही है इन डिस्पाइट ऑफ गिविंग प्रेडनिसोलोन ऑल्सो, तो फिर हम करेंगे हॉस्पिटल में एडमिशन। एक और बार रिवाइज करेंगे हम। अगर सिम्टम्स लेस देन डेली है या ओकेजनल है तो हम देंगे इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स। अगर डेली है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देंगे, लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। मॉडरेट टू सीवियर है तो हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अगर सीवियर है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बीटा 2 एगोनिस्ट को भी उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ऐड कर देंगे। अगर सीवियर है और पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेटिंग है तो प्रेडनिसोलोन देंगे। और डिटीरियोरेटिंग है पेशेंट की कंडीशन प्रेडनिसोलोन देने के बावजूद, तो हम करेंगे पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन। अब इसके बाद आती है हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हम इसके अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स, ग्लूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड मास्ट सेल इनहिबिटर्स। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका शॉर्टकट बताऊंगी टू मेमोराइज दिस इज बलगम, BLGAM। ओके, बी से है हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर, एल से ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए से एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एम से मास्ट सेल इनहिबिटर। इससे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं इसे। ओके, फिर बी है ब्रोंकोडाइलेटर, तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन और लॉन्ग एक्टिंग में सेलमेट्रोल, फॉलमेट्रोल। ठीक है, फिर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं, उसमें मॉन्टेल्यूकास्ट एंड साफिरल्यूकास्ट। देन कम्स जी, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास दो हैं, इनहेल्ड है और सिस्टमिक है। इनहेल्ड में बेक्लोमिथासोन ब्यूडेसोनाइड एंड सिस्टमिक में प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। देन कम्स ए, दैट इज एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसमें आता है ओमालीजुमाब। ठीक है, देन कम्स मास्ट सेल इनहिबिटर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन हम याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो हमने लास्ट ईयर फार्मा में भी पढ़ा था। सो इसके बाद ये एक समरी चार्ट है, समराइज चार्ट है पूरा जो भी हमने पढ़ा उस सब का। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एटलीस्ट इन अ लिटिल बेटर वे. Now I'd want you guys to drop down your suggestion or your topics that you want me to take up in my upcoming videos. Till then, okay, bye.